Hey everyone, I Sumita welcome you all in my channel वैदिक अध्ययन। आज जिस टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मैटरनिटी बिलीफ एक्ट 1961। फर्स्ट टाइम जिन्होंने इस मैटरनिटी बिलीफ एक्ट को यहाँ लाने के लिए सोचा, जिसकी एफर्ट्स की वजह से मैटरनिटी बिलीफ जो है वो इंडिया में आया, वो थे NM जोशी जी। 1929 में NM जोशी जी की वजह से फर्स्ट टाइम मैटरनिटी बिलीफ एक्ट जो है वो इंडिया में आया। सबसे पहली जगह जहाँ पे मैटरनिटी बिलीफ एक्ट को अप्लाई किया गया वो था बॉम्बे, उसके बाद MP में किया गया और उसके बाद धीरे धीरे हर जगह पे अप्लाई होने लगा। बात करूँ इसके एक्सटेंट को लेके, यानी मैटरनिटी बिलीफ एक्ट 1961 के एक्सटेंट को लेके, तो ये ऑल ओवर इंडिया है, मतलब होल ऑफ द इंडिया में ये अप्लाई किया जाता है। एंड व्हेन आई से होल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इवन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र किया गया है। मैटरनिटी बिलीफ एक्ट को लाया जाए या प्रोविजंस उसके लिए बनाए जाए, इस चीज़ के लिए स्टेट को डायरेक्शंस तक दिए गए हैं। ये डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं DPSP पे, दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, सेक्शन 42, सेक्शन 39 सब क्लॉज E, 39 सब क्लॉज F। इन तीनों सेक्शंस में ये बोला गया है कि स्टेट को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया जाए वर्किंग प्लेस में, साथ ही साथ वुमेन्स के लिए मैटरनिटी बिलीफ एक्ट के लिए भी प्रोविजंस बनाए जाए। ये सारी चीज़ें स्टेट को डायरेक्ट किया गया है इन तीनों सेक्शंस में। इन तीनों सेक्शन में मैटरनिटी बिलीफ एक्ट को लेके बोला गया है। को लेके 1961 के मैटरनिटी बिलीफ एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था? तो इसके तो ऑब्जेक्ट थे, वो दो ऑब्जेक्ट थे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट था कि किसी भी स्टैब्लिशमेंट जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉई है, वहाँ पे सर्टेन पीरियड, दैट मीन्स कि जिस पीरियड में, यानी कि द वुमेन व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट, उस पीरियड में जब मैटरनिटी की लीव ले रही हैं, तो बच्चे के पैदा होने के पहले और बच्चे के पैदा होने के बाद वुमेन जो है अपना काम कर पाए, उनको जॉब छोड़ने की नौबत ना आ पाए, to secure women's employment in certain establishment in that certain period। तो ये था आपका पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा था मैटरनिटी बेनिफिट्स को प्रोवाइड करना। यहाँ पे व्हेन आई से बेनिफिट, दैट मीन्स द पेमेंट, जो आपका डिस्क्राइब किया गया सेक्शन 5 में, एंड प्लस अदर बेनिफिट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर बेनिफिट की बात किया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सैलरी। तो पेमेंट की बात इसमें की गई है। बेनिफिट दैट मीन्स पेमेंट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 5 ऑफ मैटरनिटी बिलीफ एक्ट। कर लेते हैं इसके एप्लीकेबिलिटी को लेके। तो सबसे पहले ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स एम्प्लॉय के ऊपर। ऐसे वुमेन्स एम्प्लॉय जो कि वर्क कर रहे हो माइंस में, फैक्ट्रीज में, सर्कस इंडस्ट्री या प्लांटेशन। माइंस यानी कि खदानों में जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, या सर्कस इंडस्ट्री। सर्कस इंडस्ट्री मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज को बोला गया है जहाँ पे आप बॉडीली वर्क करते हैं, शारीरिक मेहनत आपकी होती है, चाहे वो जिम हो, कोई कलाबाजी की जगह हो, हॉर्स राइडिंग हो गई, जहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो वर्क में आती है, आप बॉडी से काम करते हैं, तो ऐसे जगह को बोला जाएगा सर्कस इंडस्ट्री। उसके बाद लास्ट में आता है प्लांटेशन, यानी कि वृक्षारोपण की जगहों को। तो इन सारे जगहों में जो है वो एप्लीकेबल किया जाएगा, और साथ ही साथ ऐसे शॉप्स या ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में भी किया जाएगा जहाँ पे 10 या 10 से अधिक लोग वर्क कर रहे हो या काम कर रहे हो। अब बात करें ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये उन वुमेन्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा जो कि ऑलरेडी गवर्न हो रही होगी ESI एक्ट से, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो इस एक्ट के थ्रू गवर्न हो रही हैं, उनके ऊपर ये एक्ट जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। चलिए अब इससे हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अब बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस को। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मैंने डेफिनेशंस जो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है।
चलिए समझते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये दिया गया है आपका सेक्शन 3A में बताया गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, दो गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन कब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा और कब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तब कहलाएगा जब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो या तो माइंस की बात करे, दैट मीन्स खदानों की बात करे, या फिर एग्जीबिशन ऑफ एट्रोबेटिक और अदर परफॉर्मेंस। एट्रोबेटिक का मतलब होता है घुड़सवारी या फिर कोई अन्य परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसा, ये सर्कस इंडस्ट्री की बात कर रहा है, यानी या तो खदानों की या तो सर्कस इंडस्ट्री जहाँ पे आपकी बॉडी लिए आप काम करते हो, जिम हो गया या कलाबाजी आप जहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ऐसे जगहों पे जो होगा वो होगा आपका सर्कस इंडस्ट्री। यानी खदानों और सर्कस इंडस्ट्री में जो है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। कब स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगा? जब बात होगी फैक्ट्री की, प्लांटेशन की, शॉप या एस्टैब्लिशमेंट की, या ऐसे शॉप या एस्टैब्लिशमेंट की जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 से गवर्न हो रहा है। तो इतना याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब होगी? खदानों में, सर्कस इंडस्ट्री में। और इतनी बात अब अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट तब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी जब बात होगी माइंस की या फिर सर्कस इंडस्ट्री की, और बाकी जितने भी चीज़ें होंगी, जो भी शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट्स होंगी, फैक्ट्रीज होगी, प्लांटेशंस होंगी, सब चीज़ जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, सो आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्लॉज बी जो है वो आपको बताता है चाइल्ड। तो चाइल्ड की डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, तो उसमें आपको दो चीज़ें बताता है। एक तो नॉर्मल चाइल्ड जो है उनको तो बताया गया ही है, साथ ही साथ आपको बोला गया है इंक्लूड स्टिल अ चाइल्ड। स्टिल अ चाइल्ड का मतलब क्या होता है? स्टिल अ चाइल्ड का मतलब है आपका मरा हुआ बच्चा, यानी ऐसे बच्चे जो मरे हुए पैदा हुए हैं उनको भी चाइल्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ये आपको बताता है सेक्शन 3 सब क्लॉज बी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट किसको बोला जाता है, जो आपको बताया गया है सेक्शन 3 सब क्लॉज एच में। तो मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो बेसिकली आपको पेमेंट की बात करता है। ये पेमेंट का जो बताया गया है आपको सेक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जहाँ पे आपको बताया गया पेमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वेजेस में, जो है कि सेक्शन 3 सब क्लॉज एन में बोला गया है ऑल रिन्यूमरेशन इन कैश। वेजेस का मतलब है वो सारे रिन्यूमरेशन जो दिया जाता है आपको वो कैश में दिया जाएगा। रिन्यूमरेशन का मतलब है यहाँ पे सैलरी की बात कर रहा है। सैलरी आपको कैसे दिया जाएगा? कैश में दिया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली हो कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें इस तरीके से दी जाएगी, तो फिर एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा और उसी तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेजेस में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब एक्सक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूड करने की। तो इसमें इंक्लूड किया गया वेजेस में सबसे पहले कैश अलाउंसेस, यानी कि सैलरी या तो कैश में दिया जाएगा या जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस तरीके से दिया जाएगा, लेकिन सैलरी तो मिलेगी। सेकेंड है आपको इंसेंटिव बोनस। अगर किसी तरीके का इंसेंटिव आपको मिलता है तो वो इंसेंटिव फिर आपको मिलेगा, जैसे दूसरे एम्प्लॉयज़ को मिलेगा वैसे ही आपको भी दिया जाएगा। फिर आता है मनी वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स। मतलब ऐसे कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे सैलरी के साथ साथ कुछ अनाज, कुछ खाने पीने का सामान या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा आर्टिकल्स जो है वो दिए जाते हैं। तो अगर वो आर्टिकल्स वो घर नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो उसकी जगह पे उतने का वैल्यू जो है वो वुमेन को देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का जो है वो आप हर महीने हर एक एम्प्लॉय को पूरा खाना पीना का जो भी सामान रहता है वो आप सप्लाई करते हैं, तो फिर आपको जो है वो 500 रुपीज़ जो है वो वुमेन जो एम्प्लॉय है उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
ये बात हो गई इंक्लूड की। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड की गई है। सबसे पहला एनी बोनस अदर देन इंसेंटिव। इंसेंटिव मिलेगी आपको, लेकिन इंसेंटिव को छोड़ के कोई और बोनस नहीं दिया जाएगा। ओवर टाइम अर्निंग, कोई भी ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलेंगे। जब आपने ओवर टाइम नहीं किया है, ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सैलरी मिलेगी, सैलरी कट नहीं होगी, ओवर टाइम नहीं मिलेगा। और ना तो ओवर टाइम नहीं करने के लिए किसी तरीके का भी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फाइन इम्पोज कर पाएगी। क्लियर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पेंशन और पीएफ को भी एक्सक्लूड किया गया है, वो इंक्लूड नहीं है। ग्रेचुइटी एक्ट, ये बेसिकली जो है ग्रेचुइटी जो है वो बेसिकली जब सर्विस छोड़ते हैं उस टाइम पे कुछ अमाउंट मिलता है एज अ ग्रेचुइटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड की गई है और ये सारी चीज़ें आपके इंक्लूड की गई है। चलिए आगे, चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क, यानी कि जब मेटर्निटी की बात आएगी उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको किस तरीके से काम करना होगा। तो उनको जो है वो प्रोहिबिटेड रहेंगे। ये एक तरीके से आपकी लीगल ड्यूटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि व्हेन शी इज इन मैटरनिटी तो कोई वर्क नहीं दिया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑन वर्क है, किसी तरीके काम नहीं दे सकते हैं। या तो कोई भी एम्प्लॉय जो है वो जानबूझ के उसको काम नहीं दे सकता, ना तो वुमेन एम्प्लॉय जो है वो किसी तरीके का काम करेगी। लेकिन कब नहीं दिया जाएगा, कब काम नहीं करेगी, 5 वीक्स 5 वीक तक काम नहीं करेगी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी या मिसकैरेज। या तो वुमेन का मिसकैरेज हो गया है या फिर जो है उसने एक बेबी को जन्म दिया है, उस टाइम पे दोनों टाइम पे जो है 5 वीक्स तक ना तो कोई इंस्टीट्यूट कोई एस्टैब्लिशमेंट खुद से अपने आप से कोई वहाँ का कोई भी एम्प्लॉय जानबूझ के उसको काम नहीं देगा, ना तो वुमेन खुद से कोई काम करेंगी। दूसरा चीज़ ये बोलता है कि काम कर सकते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस में, लेकिन तब जब वुमेन जो है वो खुद से बोले तब काम कर सकती है। पहला तो वो काम करेगी ही नहीं, एस्टैब्लिशमेंट उसको काम करने बोलेगा ही नहीं। जब मैटरनिटी लीव में है वो, जब 5 हफ्ते जब उसकी डिलीवरी हुई है या मिसकैरेज है, उस टाइम पे तो उनको काम करने बोलना ही नहीं है। लेकिन कुछ टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस, अगर वुमेन खुद रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए तो उनको काम दिया जाएगा। लेकिन कब और कैसे काम दिया जाएगा, दिया जाएगा कि काम जो है वो अगर वुमेन रिक्वेस्ट करती है तो काम सिर्फ और सिर्फ बिफोर 6 वीक्स तक दे सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड डेट है डिलीवरी की, उस डेट के 6 हफ्ते पहले तक का काम दे सकते हैं। लेकिन कैसा काम नहीं होना चाहिए, वो काम जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बहुत लंबे टाइम तक जो है वो खड़े रहना पड़े, या फिर ऐसा कोई काम जिससे मिसकैरेज होने का डर रहे। यानी वुमेन की प्रेगनेंसी में या तो किसी तरीके का अड़चन पैदा कर दे, कोई प्रॉब्लम कोई इशू क्रिएट कर दे, या मिसकैरेज होने का डर रहे, या लंबे समय तक आपको खड़ा रहना रहे, ऐसे चीज़ों में उनको काम नहीं देना है। यानी कैसे काम देना है, बहुत लाइटली काम देना है, बहुत हल्का फुल्का, ताकि उनके बॉडी में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना आ जाए उस चीज़ को लेकर, उनके बच्चा जो है वो किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, जो डिलीवरी में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, बिकॉज ऑफ द वर्क कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो वर्क देना ही नहीं है, दूसरी बात अगर वुमेन बोलती है तो वर्क देना है, वो भी ऐसे जो बहुत ही लाइट हो और वो आराम से कर सके, उनको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, जिससे उनके बच्चे को, उनकी हेल्थ को, उनकी प्रेगनेंसी में कोई डर रहे या मिसकैरेज होने का डर रहे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि पेमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग वही बात करते हैं। जो पेमेंट है वो वुमेन का राइट है, और प्रेग्नेंट वुमेन को मैटरनिटी लीव के टाइम पे उनका राइट मिलेगा, उनको सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन सैलरी किस तरीके से दी जाएगी, एक तो एवरेज डेली वेज के हिसाब से दी जाएगी, और दूसरी चीज़ फॉर द पीरियड ऑफ एक्चुअल एब्सेंस, जितने दिन वो मैटरनिटी लीव में रहते दिन पूरे दिन की सैलरी देनी पड़ेगी, एक भी दिन नहीं काट सकते हैं। ठीक है, ये जो डेली वेज होगा वो या तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, या तो ₹10, जो भी हायर होगा वो दिया जाएगा। ₹10 जो है बेसिकली ये पुराना एक्ट है, उस टाइम पे 10 रुपये इसलिए दिया गया, उसके उस टाइम पे हिसाब से दिया गया है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा सैलरीज नहीं होती थी, सो इसीलिए ₹10 है। बट कोई बात नहीं, क्योंकि विच एवर इज़ हाइएस्ट लिखा हुआ है, तो एनी हाउ आपको अपनी ही सैलरी मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली 10 रुपीज़ के ऊपर ही होगी। सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस आई थिंक सो। तो द थिंग इज़ कि अब जो है विच एवर इज हाइएस्ट है, तो मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग जो आपकी बेसिक सैलरी है वो पूरे दिन की सैलरी आपको मिलेगी। हफ्तों की जो लीव है वो 6 हफ्तों की दी जाती है।
डिलीवरी से पहले 6 हफ्ते जिसमें डिलीवरी डेट इंक्लूड की जाती है, साथ साथ डिलीवरी होने के बाद के 6 हफ्तों की लीव मिलती है। बात करते हैं कि अगर डिलीवरी के बाद की बात है तो वो तो नॉर्मली है, आपको पूरे 12 महीने का अब देना ही पड़ेगा। जो भी 12 मंथ्स की जो सैलरी, 12 वीक्स की, 12 वीक्स की जो सैलरी है वो तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर बात करते हैं डिलीवरी तक की जो बात है, उसमें बात करते हैं हम लोग अभी, तो मैक्सिमम जो है वो 6 वीक्स इंक्लूडिंग डिलीवरी डेट दी जाएगी। डिलीवरी के टाइम पे 2 चीज़ें हो सकती है, या वुमेन की डेथ हो सकती है या वुमेन की डेथ नहीं होगी। अगर वुमेन की डेथ हो जाएगी तो 2 चीज़ें होंगी, या तो वो बच्चे का डिलीवरी करेंगे या तो बच्चे की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। अगर डिलीवरी हुई तब भी 2 चीज़ें होंगी, या तो बच्चा हष्ट पुष्ट रहेगा यानी बर्थ हो जाएगा उसका अच्छे से, या फिर वो मरा हुआ पैदा होगा। अगर डिलीवरी नहीं कर पाई, वुमेन मर गई और डिलीवरी नहीं कर पाई, तो इन केसेस में क्या होगा, जब तक डिलीवरी डेट थी उस डेट तक जो है वुमेन को जो है उनकी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और अगर वुमेन नहीं मरी, उन्होंने अच्छे से बच्चे को बर्थ दे दिया है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, 12 हफ्तों की पूरी टोटल सैलरी वुमेन को दी जाएगी। अगर वुमेन ने लिया, छुट्टी ली, बच्चा अच्छे से हो गया, कोई इशू नहीं है, मदर भी अच्छे से है और उनका बच्चा भी अच्छे से है, तो पूरे 12 मंथ की सैलरी जो है, 12 वीक्स की जो सैलरी है वो पूरे अच्छी तरीके से मिलेगी। अगर वुमेन नहीं रही, बाई चांस ऐसा होता है कि वुमेन नहीं रही, तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, या तो बच्चे की डिलीवरी होंगी या नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, जब 12 हफ्तों में से जब तक डिलीवरी डेट थी उतने दिन की सैलरी मिलेगी, उसके बाद की नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हुआ कि डिलीवरी हो गई बच्चे की, तो उसमें भी 2 चीज़ें होंगी, या तो बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हो सकता है या तो बच्चा हष्ट पुष्ट पैदा हो सकता है। तो ये जो पूरा चार्ट है आपका वो लीव लेने का है और कैसे पेमेंट किया जाएगा उस हिसाब से पूरा का पूरा ये फ्लो चार्ट जो है वो है, ठीक है। सो आई थिंक आई एम क्लियर। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इस चीज़ को ताकि आप लोगों को बहुत ईजिली समझा पाऊँ। सो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा आगे बढ़। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जो लीव है वो तभी मिल सकता है जब आप इस्टेब्लिशमेंट में या तो 80 दिन तक पहले काम कर चुके हो या तो 12 मंथ्स के लिए आपने काम कर लिया है। तो ये दोनों अगर हो गया 80 डेज या 12 मंथ्स, तभी आप मैटरनिटी का बेनिफिट ले सकते हो। और लीव लेने के लिए जब वुमेन लीव लेंगी उस टाइम पे उनको एक तरीके का नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ मैं इतने दिन और मैटरनिटी लीव जो है वो मैं लेने वाली हूँ। ये लीव का जो नोटिस है उस चीज़ पे एम्प्लॉय की ड्यूटी ये होगी कि वो 2 चीज़ें करेगा। सबसे पहले लीव तो देगा ही देगा, दूसरा जो है मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि पेमेंट देगा। अब पेमेंट जो है वो 2 तरीके से दिया जा सकता है। सबसे पहली बार तो ये दिया जा सकता है या तो डिलीवरी से पहले एडवांस पेमेंट किया जा सकता है या तो बाद में डिलीवरी के बाद में आपको पूरा पेमेंट किया जा सकता है। अब डिलीवरी से पहले एडवांस पेमेंट हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिलीवरी के बाद में करना है तो विद इन 48 आवर्स आपको ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए क्लेम किए हो, तो आप प्रेग्नेंट हैं और साथ ही साथ जो बेबी है उसका भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने बर्थ दिया है बच्चे को, या जो भी सिचुएशंस होंगी उस हिसाब से आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यू आर प्रेग्नेंट, यू वॉज प्रेग्नेंट और चीज़ें ऐसी हुई हैं या फिर आपने एक बेबी को बर्थ दिया है। ये सारी चीज़ें आपको विद इन 48 आवर्स आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात कि नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगी जब आप वापस भी आ जाएंगे, उसके बाद भी जब आप वर्क करोगे उसके बाद भी टाइम पे आपको रेस्ट मिलेगा। उस चीज़ के लिए आपको क्या है, नर्सिंग ब्रेक्स जो है वो आप ले सकते हो, आराम कर सकते हो। 15 मंथ्स तक बच्चे को नहीं हो जाता तब तक नर्सिंग ब्रेक जो है वो कंटिन्यू रहेगी, तब तक आप ब्रेक जो है वो ले सकते हो। अब बात करते हैं इसकी पेनाल्टी की। अगर किसी ने ये सारी चीज़ें नहीं की, कोई इस्टेब्लिशमेंट ऐसा अगर हुआ जिसने ये सारी चीज़ें नहीं की, यानी ना तो मैटरनिटी बेनिफिट दिया ना तो लीव देने के लिए हाँ बोल रहा है, अगर ऐसी चीज़ें हुई तो उनको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। पेनाल्टी जो है वो होगी या तो 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर आपके 2000 से लेके 5000 तक फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ये बात हो गई पेनाल्टी की। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट की एक और ड्यूटी होती है इन सब में।
एस्टैब्लिशमेंट की ये सब ड्यूटी होती है कि वो रिकॉर्ड रखेगा कौन सी वुमेन कब मैटरनिटी रिलीफ ली है, कब लीव ली है, कब क्या हुआ है, पूरा जो है डिटेल्स वो सारे के सारे एक रिकॉर्ड जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई मैटरनिटी बिलीफ एक्ट 1961 की। इसमें टाइम पे कुछ चेंजेस भी होने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा चेंज जो लेकर आया था वो है आपका 2016 का बिल, यानी कि मैटरनिटी बिलीफ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2017 में आया था। वो जो है सबसे बड़ा जो चेंजेस है मैटरनिटी बिलीफ एक्ट में वो लेकर आया था 2017। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि 2017 के अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस जो है वो 1961 से ले करके कितने चेंजेस जो है वो किए गए, क्या क्या चेंजेस जो है वो लाए गए इस 2017 के अमेंडमेंट से। सो आई थिंक कि अब मैं अपना वीडियो यहीं पे, आज का वीडियो स्टॉप करती हूँ, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, so please let me know in the comment section below. Thank you so much.